ज्योग्राफी का ये हमारा रिवीजन क्लास है, जहां आज जो हमारा टॉपिक है आपका वायुमंडल। हम पढ़ेंगे वायुमंडल, जानेंगे यहाँ से आपके क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन वायुमंडल के अंदर कौन सा टॉपिक देखेंगे आपको बता दें। नाइट्रोजन के बारे में हम जानेंगे, हम ऑक्सीजन के बारे में जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ओजोन के बारे में, जलवाष्प और धूलकण। ये हमारा आज का विशेष टॉपिक है, जिसे जानेंगे कि क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और जानते हैं वायुमंडल के बारे में और जानते हैं इसकी डिटेल्स इसकी पढ़ते हैं हम। कहता पृथ्वी को चारों ओर ना घेरे वायु के विस्तृत फैलाव को ना वायुमंडल कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों ओर जो गैसों का समूह है ना, वही गैसों के समूह को वायुमंडल कहेंगे। अब आपको पूछ लिया जाएगा वायुमंडल किसको कहते थे? गैसों के विस्तृत समूह को ना वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों के विस्तृत समूह को ना वायुमंडल कहते हैं। या फिर ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास फैले गैसों का जो अलग अलग समूह है, ठीक है, वही हमारा वायुमंडल है। ठीक है, अलग अलग गैस है जिसमें आपका नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, कहते वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को ना वायुर्विज्ञान यानी एरोलॉजी, आप याद रखिए परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, एरोलॉजी में किसी बारे पढ़ेंगे? वायु के ऊपरी परत। ठीक है, ठीक है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान यानी एरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को ना ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी। ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट पढ़िएगा तो उसको वायुर्विज्ञान और नीचे वाला पढ़िएगा तो ऋतु विज्ञान। ठीक है, कहते हैं वायु पृथ्वी के ना द्रव्यमान का अभिन्न अंग है। वायु पृथ्वी का द्रव्यमान का ना अभिन्न अंग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का ना 99% पृथ्वी के ना सतह से 32 किलोमीटर की ना ऊंचाई तक स्थित है। यानी कि वायुमंडल जितने भी वायु है वो ना इसका एक अभिन्न अंग है, जो धरती से लेकर के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ना 99% यानी लगभग पाया जाता है। ठीक है, खाली 1% ना 32 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, अब वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस है, जैसे नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। ये वायुमंडल में सबसे अधिक है, कितना है? 78%। उसके बाद स्थान आता ऑक्सीजन का, दूसरा सबसे अधिक है ऑक्सीजन, ये कितना है? 20.95 यानी लगभग 21%। लगभग परीक्षा में आपको पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? कहेगा दूसरे स्थान पर। ठीक है, लेकिन पूछता है तीसरे स्थान पर वायुमंडल में तीसरा सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो आर्गन, यह 0.93%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ठीक है, और नियोन 0.002%। ठीक है, याद रखिए ये सब है, ये सब गैसों की मात्रा है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको ऑक्सीजन, ठीक है, और आर्गन। ठीक है, 78% जानते हैं कि वो सबसे ऊपर है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। यह ना गैस का प्रतिशत मात्र सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। यानी नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये सब संभव नहीं है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही ये सब होता है। इस गैस का कोई रंग नहीं होता है, नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता है अथवा स्वाद नहीं होता, न कोई रंग और न कोई स्वाद। नाइट्रोजन का न कोई रंग और न कोई स्वाद। नाइट्रोजन का ना सबसे बड़ा लाभ यह है कि ना वस्तुओं को ना तेजी से जलने से बचाती है। यानी कि जब तेजी से कोई चीज जल रहा है उसमें नाइट्रोजन डाल दीजिएगा ना तो नहीं जलेगा। ठीक है, यानी जलने से बचाती है, यानी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, समझ गए? यही वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना ना कठिन हो जाता। यानी आग पर नियंत्रण रखने का काम करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, विलक्षण लगाइए, पूछेगा पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण कहां से होता है? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन पेड़ पौधे में ना नाइट्रेट के रूप में मिलते हैं। ठीक है, वही आपको पढ़ाए होंगे जिसमें ना दलिया का पौधा होता है, दाल का, उसके जड़ में पाया जाता है राइजोबियम नाम के जीवाणु, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना प्रोटीन का निर्माण किसकी मदद से? नाइट्रोजन की मदद से। तो पूछेगा हरे पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण किसकी मदद से होता है? हाँ, नाइट्रोजन से उसमें प्रोटीन बनेगा। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, ये प्रश्न बनता है आपसे, बनेगा, ध्यान रखिए। कहता है जो भोजन के मुख्य अंग है, पेड़ पौधे में ना भोजन का मुख्य अंग है। और हम लोग भी प्रोटीन खाते हैं ना जी, हम लोग का भी भोजन का मुख्य अंग है प्रोटीन। यह गैस वायुमंडल में ना 128 किलोमीटर की ना ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो नाइट्रोजन गैस कितना तक फैला हुआ है? 128 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, इसको प्राणवायु भी बोलते हैं ना ऑक्सीजन को। सारे जीव क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ऑक्सीजन को निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं, लेकिन रात होते ही वो भी उल्टा चलने लगते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन लेने लगते हैं, जानते हैं ना? ठीक है, प्राणवायु के बारे में पढ़िए, ऑक्सीजन के बारे में। यह अन्य
पदार्थों के साथ मिलकर ना जलने का कार्य करता है, यानी जलने में ये मदद करेगा। देखिए नाइट्रोजन जलने से बचाता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का ना मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ना फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ना ऊपर जाने पर ना इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यानी 64 तक है, लेकिन 16 से ऊपर ना धीरे धीरे कमते जाती है, ठीक है। 16 से ऊपर बहुत कम है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ना ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, माने न के बराबर, ठीक है। तो मेन आपको ऑक्सीजन कहां तक मिलेगा? 16 किलोमीटर तक। उससे ऊपर जाएगा तो कम होने लगेगा, और 32 से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 120 तक जाइएगा ना, इसके बाद नहीं मिलेगा, नग्न हो जाएगा, साफ कम। अब तीसरा आपको पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लीजिए। यह ना सबसे भारी गैस होती है। तो यहाँ पे परीक्षा में पूछेगा आपको कि सबसे भारी गैस निम्नलिखित में कौन सी है? तो भारी गैस तो धरती के नजदीक रहेगा ना, जो भारी चीज होता है नीचे ना रहता है। हाँ, तो धरती के नजदीक पाया जाता है। गबरा उबरा रहता है ना, कुआं वहां रहता है ना, उसी में ये रहता है, ठीक है। सेफ्टी टैंक जो साफ करने जाता है तो मर जाता है ना, इसी की वजह से मर जाता है। कुआं में कोई गिर जाता है तो दम घुट जाता है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। यह सबसे भारी गैस है, और इसी कारण यह सबसे नीचे परत में मिलता है। तो आपको पूछेगा सबसे नीचे कौन सा गैस? इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए ना पारगम्य में, यानी पारगम्य में जिससे कि आर पार जा सकता है, ठीक है, चला जाएगा, ठीक है, पारगम्य है। पृथ्वी की परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए ना अपारगम्य, यानी कि जब पृथ्वी से जब ताप निकलेगा तो उसको पार होने नहीं देगा। सूरज का तो ताप आ गया, लेकिन पृथ्वी से निकलेगा उसको जाने नहीं देगा। अतः यह कांच घर का या पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है? तो CO2। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। तो वायुमंडल को गर्म रखती है, यानी धरती को गर्म रखती है। अब धरती गर्म होगा तो बर्फ पिघलेगा, ठीक है। दूसरी गैस का अध्ययन वायुमंडल में ना स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में ना मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाने से ना कार्बन डाइऑक्साइड में ना आयतन में ना लगातार वृद्धि हो रही है। तो देख लीजिए, और सब गैस ना जैसे के तैसे स्थिर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल जला रहे हैं। अब जलाइएगा तो उससे धुआं निकलवे ना करेगा, और धुआं तो CO2 निकलेगा, ठीक है। मोटर गाड़ी चल रहा है, उसमें से कार्बन निकलेगा ना, तो वही से CO2 निकल रहा है। तो बाकी जितना भी गैस है ना, सब जैसे के तैसे है, ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कौन? जब कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम होगा कि जितना भी बर्फ है ना, सब पिघल जाएगा। ऐसे धरती है ना, चल जाएगा उसी में, ठीक है। आपको पढ़ा था ना मोहनजोदड़ो के बारे में? कहा जाता है कि एक बीमारी हो गया था या फिर बाढ़ आ गया था। मृतकों का टीला कहा है ना, तो धरती का वही रूप है, या तो आग से जल जाएगा या तो पानी में बह जाएगा, ठीक है, या फिर पूरे जगह बीमारी बीमारी रहेगा, ठीक है। तो विकराल रूप है ये धरती का नष्ट होने का, ठीक है। तो सबसे तेजी से कौन गैस बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो तरह तरह की बीमारी फैल रहा है ना। अब बर्फ भी उधर पिघल रहा है, ठीक है। तो जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? सबसे पहले जो बंदरगाह के बारे में पढ़े है ना, वही डूबेगा। सबसे पहले बंदरगाह डूबेगा, ठीक है, फिर मैदान में आएगा, आप धीरे धीरे सबको डुबा देगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना चिंता का विषय है। किसका? तो इसीलिए आप कहते हैं कि आग नहीं जलाइए, घुरा नहीं फूकिए, ये सब कहा जा रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चिंता का विषय है। तो और गैस नहीं बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जान गए। आपको पूछेगा पौधा वर्ग कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो CO2, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव CO2 के कारण, ठीक है। अब आगे बढ़िए। जबकि पिछले कुछ दशकों में ना मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जलाएगा तो इसका ना मात्रा बढ़ जाएगा। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा ना भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी धरती पर तो सूरज का प्रकाश आया, यहाँ पे इसको गर्म कर दिया, लेकिन जब इसमें से विकिरण निकला ना तो उसको वापस नहीं जाने दिया, ठीक है। यही प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना ओजोन के बारे में, ठीक है। पराबैंगनी किरण से ये हमको बचाता है, ठीक। अतः यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है, यानी ऑक्सीजन का ही ना अपरूप है। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन O2 होता है, तो ये होता है O3, ठीक है। यह वायुमंडल में ना अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में है। यह सूर्य से ना आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों से ना हमें रक्षा करता है। परीक्षा पूछेगा कि पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा कौन करता है? हाँ, पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है। कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है पराबैंगनी किरण की, ठीक है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर केंद्रित है। तो आपको पूछेगा ओजोन कहाँ मिलेगा? 10 से 50 के बीच। वायुमंडल में ओजोन गैस की ना मात्रा
में कमी होने से ना सूर्य की पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच रही है, जिससे ना कैंसर जैसी ना बीमारी, भयानक बीमारी हो रही है। यानी कि जब जब पराबैंगनी किरण को कोई रोक नहीं पाया ना, तब नीचे आ गया, तो धरती पर मानव के शरीर पर लगा ना, यानी जीवों के शरीर पर तरह तरह के कैंसर उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो कैंसर के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है पराबैंगनी किरण, समझ गए, सबसे ज्यादा उत्तरदायी है पराबैंगनी किरण, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है जलवाष्प के बारे में। कहता वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असामान्य वितरण वाली गैस है, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम, ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, कहता यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है, यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक न पाई जाती है। वायुमंडल के न संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर तक, यानी सबसे ज्यादा मिलेगा 8 किलोमीटर तक। ठीक है, धरती से ऊपर 8 किलोमीटर तक जाइएगा ना, सबसे ज्यादा आपको ये मिलेगा, आपको जलवाष्प। आगे इससे ना संघनन होने के कारण ना बादल बनता है, यानी कि जलवाष्प से बन गया बादल। अब बादल ही धीरे धीरे वर्षा कराता है। अभी अभी देखते हैं कोहरा, ओस, तुषार, ये सब देख रहे हैं ना अभी, तो ये सब बादल का ही रूप है। तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को ना जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन कहीं डीप हो सकता है, पूछेगा कि विभिन्न प्रकार का जो तूफान आता है उसको ऊर्जा कहां से मिलेगा, यही जलवाष्प से। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के ना कुछ भाग को ना अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी द्वारा ना विकिरित ऊष्मा को ना संजोए रखती है। मैंने सूरज से जो प्रकाश आया उसको ना वो अवशोषित कर लिया, या फिर जब पृथ्वी से जब ताप गया ना उसको वो अवशोषित कर लिया। इस प्रकार यह एक कंबल क्या काम करता है, जिससे ना पृथ्वी न तो अधिक गर्म हो जाती है और न ही अधिक ठंडी होती है। जलवाष्प के संघनन से ना वृष्टि होती है, वृष्टि माने की वर्षा वाला। वायुमंडल में स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 या जलवाष्प उत्तरदायी है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का जो ताप है उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। परीक्षा में खाली CO2 मत मार दीजिएगा, CO2 प्लस जलवाष्प, ये दोनों का ना अहम भूमिका होता है। ठीक है, पृथ्वी के ताप बनाए रखने में। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या कहता है। जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप तथा सौर विकिरण का ना अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर लेता है, यानी अलग अलग जो गैस है ना वो भी अवशोषित कर लेता है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, अब देखिए धूलकण के बारे में। धूलकण समझ रहे हैं ना, धूलकण इधर उधर पड़ा हुआ है वायुमंडल में। धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकती है। धूलकण के स्रोत है समुद्री नमक, उसका महीन मिट्टी, धुएं के कालिख, राख, पराग, धूल एवं उल्का से टूटे हुए कण, ये सब धूलकण के स्रोत हैं। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में सूखी हवा के कारण होती है। धूल और नमक के कणों आर्द्रताग्राही केंद्र की तरफ कार्य करती है, जिससे चारों ओर जलवाष्प संघनीय होकर मेघों का निर्माण करते हैं, यानी धूलकण से भी मेघ होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण ही होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण भी पढ़ा है ना। ठीक है, तो आपको परीक्षा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि धूलकण के कारण भी होता है। आगे का जो आपका टॉपिक है ना, वायुमंडल की संरचना पढ़ना है, जहां पे आप 6 मंडल के बारे में पढ़ेंगे, समताप मंडल के बारे में, मध्यमंडल और आयनमंडल, और इसका ना डिटेल्स अध्ययन करेंगे बहिर्मंडल के बारे में। तो जो भी आपको मंडल के बारे में जानकारी है ना, हम अगले वीडियो में देंगे और उससे जो प्रश्न बनेगा उसको बताएंगे। ठीक।